हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस क्लास के माध्यम से मैं हिंदी मीडियम के क्लास 10th के विद्यार्थियों को मैथ की क्लास करवा रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। तो इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के जो हल है उसमें हमने प्रतिस्थापन विधि, सबसे पहले तो हमने ग्राफी विधि पढ़ा, फिर प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद हमने विलोपन विधि पढ़ा, है ना। आई थिंक आपको वो सारी चीजें समझ में भी आई होंगी। आज हम पढ़ेंगे वज्र गुणन विधि से किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को किस तरीके से हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें मैं आपको सबसे पहले बताऊं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो समीकरण है, एक a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्योंकि कोई भी रैखिक समीकरण युग्म जो दो चर में होता है वो इसी रूप में होता है, जनरल फॉर्म यानी व्यापक फॉर्म होता है, उसमें ax प्लस by प्लस c बराबर 0 इसी के रूप में तो होता है हमारा समीकरण। तो दो समीकरण अगर हैं तो हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 इस तरीके से माना, ठीक है। अब वज्र गुणन विधि किस तरीके से अप्लाई करते हैं देखिए, सिंपल है, आराम से समझिए। सबसे पहले हम x अपान इक्वल्स टू y अपान इक्वल्स टू 1 अपान इस तरीके से लिखते हैं और एक साइकिल यहाँ पे बनाते हैं इस तरीके से। सबसे पहले a आएगा, फिर उसके बाद b और फिर c, इस तरीके से, यानी a के आफ्टर b, b के बाद c, c के बाद a, फिर a के बाद b के बाद c और c के बाद a, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम शुरू कहाँ से करते हैं, हम b1 से शुरू करते हैं। तो b1 और b2, b के बाद आता है c, यानी अगर b1 है c मतलब केवल b और c को देखिए तो b के बाद आता है c, हमने b1 b2 यानी b वाला लिखा, फिर हम लिखेंगे c1 c2, फिर यही चीज यहाँ पे लिखेंगे c1 c2 और a1 a2, और फिर इसी को यहाँ लिखेंगे a1 a2 और b1 b2, ठीक है। देखिए b के बाद c के बाद फिर c के बाद a, फिर a के बाद b, तो इस तरीके से इस साइकिल को हम ध्यान रखेंगे, a के बाद b, b के बाद c के बाद a, तो इसको आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें से इसका प्रोडक्ट यानी गुणनफल माइनस करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको माइनस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको, तो ये हो जाएगा x बटे, जब हम इसका गुणा करेंगे तो b1 c2 और फिर माइनस b2 c1 बराबर, यहाँ हो जाएगा y बटे c1 a2 और फिर माइनस c2 a1 और फिर बराबर 1 बटे, यहाँ से हो जाएगा a1 b2 और फिर माइनस a2 b1। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आ गई। मल्टीप्लाई इसका भी होगा इसका भी होगा, पर इसको आगे लिखते हैं और फिर माइनस करके इसको पीछे लिखते हैं, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। अब हमें x और y का मान निकालना है, क्योंकि हल करने का मतलब है कि जो समीकरण में जो चर पद है उसी का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालना है, तो हम करते क्या है, एक बार इस पूरे रिलेशन को इसके बराबर लिख देते हैं और एक बार इसको इसके बराबर लिख देते हैं। जब ये इसके बराबर लिखा जाएगा तो x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर कितना, बराबर ये चीज जब लिखी जाएगी यानी 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, इसको क्रॉस मतलब इसको यहाँ अगर हम लिखना चाहें तो ये नीचे हर में है, इधर जाएगा तो अंश में गुणा होगा, एक में गुणा होगा, वही चीज मिलेगी। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे कितना a1 b2 माइनस a2 b1, यानी x का मान अगर हम देखें तो हमारे पास जो दोनों समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इन दोनों समीकरणों से अगर हम x का मान निकालना चाहें तो x बराबर जो होता है वो b1 c2 माइनस b2 c1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अगर हम इस तरीके से इन गुणांकों को, इन b1 c2 b2 c1 a1 b2 और a2 b1, इन गुणांकों को मल्टीप्लाई करके इस तरीके से सॉल्व करें तो x का मान आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो वज्र गुणन विधि में यही चीजें अप्लाई करते हैं, ठीक है, यानी x की वैल्यू ये होती है और इसको फाइंड कैसे किया जाता है वो मैंने आपको यहाँ बताया। ये हम अगर हर क्वेश्चन में बनाते चलेंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा और हमको ये फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम
प्रोसेस से चलते हैं, तो बाई प्रोसेस अगर हम चलेंगे तो फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, है कि नहीं। अगर इसमें A1 मतलब जो 1 2 लिखा हुआ है इधर उधर हुआ तो फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो इसके पूरा प्रोसेस अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यक्स अगर आपने निकाल लिया तो वाई भी आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो वाई अगर निकालना है आपको तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए ये यहाँ चला जाएगा तो फिर एक में इसका गुणा होगा तो यही चीज मिलेगी, यानी वाई बराबर हो जाएगा A2 C1 A2, ये चीज C1 A2 माइनस C2 A1 और बटे कितना हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरीके से, ठीक। अगर आप चाहें तो इसको फार्मूले की तरह याद कर लीजिए और बहुत सिंपल हो जाएगा फिर तो यक्स और वाई का मान निकालना, क्योंकि फिर विलोपन और प्रतिस्थापन करने से बच जाएंगे हम, डायरेक्ट केवल गुणांकों को कंपेयर करके इस फॉर्म में रखेंगे और सॉल्व कर लेंगे, यक्स और वाई का मान निकल जाएगा। आई थिंक आपको वज्र गुणनखंड विधि समझ में आ गई। तो यही जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं इसी को हम बोलते हैं वज्र गुणन विधि। क्या बोलते हैं, वज्र गुणन विधि। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी, वज्र गुणनखंड विधि आ गया, वेरी गुड। तो इस तरीके से हम यक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब चलिए एक्सरसाइज के सवालों को सॉल्व करके देखते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारा 3.5, क्योंकि हमने 3.4 तक कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करते हैं वज्र गुणनखंड विधि वाला, यानी एक्सरसाइज 3.5। इसका पहला क्वेश्चन जो है, बुक की रेफरेंस में फिर से आपको बता दूं, एनसीईआरटी की क्लास 10 की जो हिंदी मीडियम की किताबें हैं वही बुक है, क्वेश्चन वहीं से मैं लेता हूं और सोल्यूशन आप यहां से समझते चलिए, क्वेश्चन बुक में देख लीजिए क्योंकि बुक तो सबके पास होगा। और इसके अलावा कोई क्वेरी हो, क्वेश्चंस जो आपको ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं है, किसका कोई हल नहीं है, और फिर बोला है या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, ठीक है, ये चीज हमको करना है। फिर इसने बोला है अद्वितीय हल की स्थिति में, अद्वितीय हल की स्थिति में अद्वितीय हल की स्थिति में, इसका मतलब अगर अद्वितीय हल है तब उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, इसका मतलब जो समीकरण युग्म यहाँ ऑप्शन में दिए जाएंगे इसमें किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में यानी वो समीकरण युग्म जिसका अद्वितीय हल है उसको वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और दूसरा है 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y और माइनस 2 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले तो हमें कंडीशन चेक करनी है कि अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर अनंत हल है। और इसके लिए हमने कंडीशन तो पढ़ा है ना, गुणांकों को कंपेयर करके। सबसे पहले हमने यही तो पढ़ा था कि गुणांकों को कंपेयर करके
हम ये पता करते थे किसका अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है और किसका अनंत हल है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें तो a1 समीकरण 1 से a1 कितना आएगा 1, क्योंकि x का गुणांक 1 है। b1 आएगा -3 क्योंकि y का गुणांक -3 है। और c1 आएगा -3 क्योंकि अचर पद जो प्रथम समीकरण उसका -3 है। a2 कितना आएगा 3 क्योंकि दूसरे समीकरण का x गुणांक जो है वो 3 है। b2 जो है वो -9 y गुणांक, और c2 जो है वो माइनस में 2 आएगा क्योंकि अचर पद क्या है -2 है। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकल गया। कंपेयर करते हैं a1 अपान a2 करते हैं, कितना आएगा 1/3। फिर b1 अपान b2 ये कितना आएगा -3 अपान -9, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3 3 3 का 9 यानी 1/3। और फिर c1/c2 कितना आएगा, c1/c2 हो जाएगा माइनस में 3 और बटे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये केवल 3/2 आएगा। अब आप देख लीजिए 1/3, चूंकि 1/3 बराबर होता है 1/3 के, लेकिन ये दोनों ही बराबर नहीं होते हैं किसके 3/2 के, इसलिए a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, पर ये बराबर नहीं है c1/c2 के। अब देखिए ये कंडीशन आपने पहले भी देखी है, यानी a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और c1/c2 नहीं बराबर होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो समीकरण युग्म है, यानी ये जो समीकरण युग्म है इनसे जो बनी हुई रेखाएं हैं, क्योंकि रेखा ही बनती है किसी भी रैखिक समीकरण से, तो इनसे बनी हुई रेखाएं क्या है, अगर इस तरीके से फॉलो होती हैं समांतर होती हैं, और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेद नहीं करती, तो x और y कोई कॉमन आता नहीं है, उभयनिष्ठ कोई मान नहीं होता, तो इस कंडीशन में कोई भी हल नहीं है। अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अतः समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब अगर कोई हल नहीं है तो क्या हमें इसे वज्र गुणन विधि से हल करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने बोला अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी वो रैखिक समीकरण युग्म जिसका अद्वितीय हल है हमें केवल उसी को वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो हमें इसको यहीं पर छोड़ देंगे ये लिखकर कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया, वेरी गुड। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। चीजें आसान है, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन देखते हैं। लिखा हुआ है 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 है, और फिर 3x प्लस 2y बराबर 8, 3x प्लस 2y बराबर कितना 8, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, 2x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8, इस तरीके से दो समीकरण हमें मिले हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी 2x प्लस वाई, ये प्लस इधर आएगा -5 बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये बन गया। और इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाएगा 3x प्लस 2y, इसको जब इधर लाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा क्योंकि इधर प्लस है, और बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2। कंपेयर करेंगे तो a1 है 2, b1 है 1 और c1 कितना है -5। अब तो कंपेयर आप बड़े आसानी से कर लेते होंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी से इस तरीके से a1 b1 y का गुणांक और c1 अचर पद, a2 जो है वो दूसरे समीकरण का x गुणांक 3, b2 दूसरे समीकरण का y गुणांक ये 2 और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद -8। कंपेयर करते हैं a1 अपान a2, तो ये क्या हो जाएगा, a1 कितना है 2 है और a2 कितना है 3, और फिर b1 अपान b2 कितना हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये a1/a2 2/3 है, b1/b2 1/2, तो चूंकि a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के, तो हमको c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि हम यही जान गए कि जब ये कंडीशन फॉलो होती है तो फिर अद्वितीय हल होता है। इसलिए समीकरण युग्म का अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक, इसके जैसा कोई और नहीं, अद्वितीय दूसरा कोई नहीं, अद्वितीय हल
है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि इस समीकरण युग्म का क्या है, अद्वितीय हल है। अब अगर समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तो फिर हमें क्या बोला, अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। तो अभी हम इसको क्या करना पड़ेगा, वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद हो गया जो हमने वहां लिखा था कि यक्स बराबर जो होता है वो क्या होता है, वाई बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से यक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं रख के। ठीक है, अदरवाइज अगर आप वो चीज भूल रहे हैं तो प्रोसेस अप्लाई कर लीजिए। और प्रोसेस में आपने सीखा है कि इस तरीके से हम यक्स बटे बराबर वाई बटे और बराबर 1 बटे लिखते हैं। फिर जल्दी से यहाँ कर लीजिए b1 b2 c1 c2 और c1 c2 a1 a2 और फिर यहाँ पर क्या a1 a2 और फिर b1 b2, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इसका जो गुणनफल होता है उसमें से इस वाले गुणनफल को माइनस करते हैं, इसके गुणनफल में से इसको माइनस कर देंगे, इसके गुणनफल में से इसको माइनस कर देंगे। फिर यक्स जो होता है वो इसके बराबर जब होता है तो ये पूरी चीज यहाँ यानी b2c1 माइनस b1c2 और बटे ये चीज a1b2 माइनस a2b1, ये हो गया, यानी यक्स बराबर ये चीज हो गई। ठीक है, अब यक्स बराबर अगर ये हो गया तो कितना आएगा, b2 कितना है यहाँ पे 2 है और c1 कितना है -5 है, माइनस b1 कितना है 1 है और c2 कितना है -8 है और बटे a1 फिर से 2 है और b2 कितना है 2 माइनस a2 कितना है 3 है और b1 कितना है 1 है। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 दूनी 10 यानी माइनस में 10, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 8 एकम 8 हो गया और बटे 2 दूनी 4 और 3 एकम 3, सॉल्व करेंगे तो -10 + 8 मिलकर माइनस में 2 हो जाएगा और बटे कितना 1, इसका मतलब यक्स बराबर कितना आ गया -2, यक्स बराबर कितना आ गया -2। बात समझ में आ गई आपको, यक्स बराबर आ गया -2। इसी तरीके से अगर हमको y निकालना है तो y बराबर आप वही लगाइएगा, वहां स्पेस नहीं इसलिए मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देख लीजिए c1a2 माइनस c2a1 और बटे ये देख लीजिए कितना हो जाएगा a1b2 और माइनस a2b1। इसको थोड़ा आराम से लगाइएगा क्योंकि 1 और 2 में अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हुआ इधर उधर तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से a1b2 और माइनस a2b1। ठीक है, अब देखिए c1 कितना है, यहाँ पे c1 है -5 तो -5 c1 और a2 कितना है 3, फिर माइनस c2 कितना है -8 है और फिर a1 कितना है 2। A1 B2 और A2 B1 जो है A1 B2 और A2 B1 सेम यही है, तो इसका हम सीधे मान रख सकते हैं कितना 4 में से 3 यानी 1, हम यहाँ पर 1 सीधे रख सकते हैं, बार बार निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार हमने निकाल लिया है तो थोड़ा सा दिमाग भी हम लगाएंगे ताकि चीजें जल्दी हो, क्योंकि हमें तो सॉल्व भी करना है और सॉल्व करने में जितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और सही सॉल्व कर सकते हैं यही मैटर करता है, क्योंकि एग्जाम तो टाइम बाउंड होता है, 3 घंटे में हमको सब करना रहता है। तो अगर हम थोड़ा बहुत टाइम किसी सवाल में बचा पाते हैं तो आगे और सवाल सॉल्व कर सकते हैं ना, तो वही चीज हमको करना। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब -5 और 3 का गुणा होता है -15, माइनस माइनस होता है प्लस, 8 दूनी होता है 16 और बटे 1, 16 में से 15 घट जाएगा तो 1 बटे 1 यानी y बराबर कितना आ गया 1। तो इस तरीके से y बराबर 1 और x बराबर कितना -2 हल कर लिया हमने। आंसर आप लिख सकते हैं, आंसर x बराबर -2 और y बराबर 1। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई, वेरी गुड। चेक कर लेते हैं आंसर सही है कि गलत। यहाँ पर अगर हम -2 रखेंगे तो -4 हो जाएगा, -4 और -4 और +1 यानी +1 इक्वल्स टू -3। ये तो -3 आ गया, इसका मतलब कुछ रॉन्ग हो गया है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, B1C2
हाँ देखिए यहाँ पे रॉन्ग हो गया, वही मैं बोल रहा था। B1C2 आपका पहले रहेगा, क्योंकि ये चीज पहले आती है तो B1C2 होगा। देखिए इस तरीके से आप कंफ्यूजन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको देखना था B1C2 पहले रहेगा, आपने B2C1 लिख दिया था, तो 1 और 2 में अगर कंफ्यूजन हुआ तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। आप इसको फिर से जब आंसर आए तो उसको मैच कर लीजिएगा, ठीक है, हर बार। तो फिर इस तरीके से B1C2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा B2C1 यानी B2C1। अब सारी चीजें रिवर्स हो जाएंगी, यानी ये चीज इधर और ये चीज इधर आ जाएगी, तो आपका हो जाएगा 1 इंटू -8 और फिर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, नीचे वाली चीज सही है A1 B2 A2 B1, नीचे वाला चीज सही है। दूसरा चीज क्या है B2 C1, तो B2 है हमारा 2 और C1 है हमारा -5, तो ये चीज इस तरीके से होगा। अब -8 आगे आ जाएगा और माइनस +10 पीछे चला जाएगा, तो ये +10 और -8 यहाँ पर -2 ना होकर +2 हो जाएगा, और ये क्या हो गया +2, यानी x बराबर कितना हो गया +2। देखा ना आपने किस तरीके से रॉन्ग हो जाता है, तो इस तरीके से आपको करना नहीं है, ठीक है। आप एकदम अच्छे से करिएगा ताकि रॉन्ग ना हो। फिर वही चीज यहाँ पे जब हमने रखा तो y बराबर 1 आया। अब देखिए आंसर सही आ जाएगा, क्योंकि x बराबर 2 y बराबर 1। अब यहाँ अगर हम रखेंगे तो 2 दूनी 4, 4 और 1 मिलकर कितना हो गया 5। इसका मतलब आंसर क्या है, सही। समीकरण को संतुष्ट कर रहा, आंसर सही है, ठीक। तो x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 1 आ गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया, अच्छे से भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। 1 और 2 यहाँ जो लिखा गया है इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है, वेरी गुड। चलिए अभी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद x और y का मान किसी भी समीकरण में रख के उनको संतुष्ट करा के जरूर देखिएगा। अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो आपका हल जो है वो सही है, संतुष्ट नहीं होते हैं तो एक बार आपको मैच करना पड़ेगा फिर से अपने आंसर को, ठीक है, ताकि रॉन्ग ना हो। नेक्स्ट जो है वो है 3x - 5y बराबर 20, यानी जो थर्ड ऑप्शन है वो है 3x - 5y बराबर 20, ये समीकरण नंबर 1 है। और 6x - 10y बराबर 40, 6x - 10y बराबर कितना है 40, समीकरण नंबर 2। इन दोनों को जो अचर पद है उसको हम लेफ्ट में लाते हैं ताकि ax + by + c के रूप में हो जाए। तो ये हो जाएगा 3x - 5y + 20 से इधर आएगा तो -20, समीकरण नंबर ये बदल गया इसमें। और दूसरा समीकरण हो जाएगा 6x - 10y -40 हो जाएगा जब इधर आएगा, और बराबर कितना 0, ये समीकरण नंबर 2 है। कंपेयर करें तो a1 कितना है 3, b1 है -5 और c1 कितना है -20, a2 है 6, b2 है -10 और c2 कितना है -40। कंपेयर करते हैं a1 बटे a2 का, तो ये कितना आएगा 3 बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1 बटे कितना 2। b1 b2 अगर हम लिखें तो b1 बटे b2 कितना हो जाएगा -5 बटे -10, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो गया 1 बटे 2। फिर c1 बटे c2 अगर हम निकालेंगे तो ये कितना आएगा -20 और बटे -40, माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 1 बटे कितना 2। आप देख सकते हैं चूंकि 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 और बराबर होता है 1 बटे 2, इसलिए a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2, और ये भी बराबर हो गया किसके c1 बटे c2 के। अब अगर तीनों अनुपात आपस में बराबर हो गए गुणांकों के, तो फिर दोनों रेखाएं जो इनसे बनेंगी वो एक ही बिंदु मतलब एक ही रेखा पर दोनों जाएंगी। अगर एक ही रेखा पर दोनों जाती हैं तो फिर अनंत हल होते हैं, इसलिए समीकरण युग्म का या के अनंत हल हैं। कितने हल है अनंत हल। अब अगर अनंत हल है तो क्या हमें इसे वज्रगुणन विधि से हल करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसने पहले ही बोला कि अद्वितीय हल की स्थिति में हमें उसे वज्रगुणन विधि से हल करना, ठीक है। तो बस यही लिखकर हम छोड़ देंगे कि समीकरण युग्म के अनंत हल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फोर्थ। तो क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ ऑप्शन, क्या लिखा हुआ है
x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और फिर लिखा है 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2। ठीक, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। तो इस तरीके से समीकरण हमें मिले हैं। तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि ये है क्या। तो a1 कितना है यहाँ पे 1, b1 कितना है -3 और c1 कितना है -7, कंपेयर करके x के गुणांक को a1 इस तरीके से। फिर a2 कितना है यहाँ पे 3 और b2 कितना है -3 और c2 कितना है -15। कंपेयर कर लेते हैं a1 बटे a2 कितना होगा 1/3, b1 बटे b2 कितना होगा -3/3 -3। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। अब हमको आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1/3 बराबर नहीं होता 1 के। इसका मतलब है कि a1 बटे a2 जो है वो बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब अगर ये नहीं है तो फिर क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। इसलिए जो समीकरण है अद्वितीय हल है उसका क्या है, अद्वितीय हल है। समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो समीकरण युग्म का अगर अद्वितीय हल है तो फिर हमको बज्र गुणन से हल करना पड़ेगा। तो फिर से वही काम, x बटे y बटे 1 बटे b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 b1 b2, इसको मल्टीप्लाई करके तो x बराबर कितना आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 और बटे ये चीज यहाँ जाएगी तो ऊपर आ जाएगा बटे ये चीज, क्योंकि हम इसको इसके बराबर और फिर y वाले को भी इसके बराबर करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए मान रखते हैं तो b1 कितना है -3 है तो -3 गुणे c2 कितना है -7 है, फिर माइनस b2 कितना है -3 है और गुणे c1 कितना है, एक सेकेंड c2 है यहाँ पे, c2 -15 है, ध्यान रखिएगा आप। b1 c2, b1 है कितना -3 और c2 है -15, फिर b2 कितना है -3 और c1 कितना है -7 बटे a1 कितना है 1 और b2 कितना है -3, फिर माइनस a2 है 3 और b1 कितना है -3। सिंप्लीफाई करते हैं तो माइनस और प्लस -15 तिया हो गया 45, माइनस और माइनस प्लस, फिर प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और 7 3 कितना हो गया 21 बटे माइनस प्लस -3 और माइनस माइनस प्लस 3 और 3 का गुणा 9 होता है। 45 में से 21 जाएगा तो कितना आएगा, 5 में से 1 गए 4, 4 में से 2 गए 2, 24 और प्लस 9 और -3 तो 6 बचेगा क्योंकि घट जाएगा क्योंकि विपरीत चिन्ह है। 6 एकम 6, 6 चौके होता है 24, 4 यानी x बराबर कितना आ गया 4। x बराबर कितना आ गया 4। अब x बराबर अगर निकल चुका है तो y बराबर भी हम निकाल लेते हैं। तो इधर कर देता हूं मैं या यहीं कर लेते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये चीज यहाँ चली जाएगी यानी c1 a2 माइनस c2 a1 और बटे ये चीज ऐसे ही रहेगी a1 b2 माइनस a2 b1। c1 कितना है -7 गुणे a2 3 है माइनस c2 -15 और गुणे b1 कितना है, b1 है -3 बटे नीचे वाले को देखिए फिर से वही चीज आ गया। इसका मतलब इस पूरे का मान कितना होगा 6। ठीक है, 7 और 3 का गुणा माइनस में 21 क्योंकि माइनस प्लस है और फिर माइनस और माइनस प्लस फिर प्लस माइनस माइनस 15 किया कितना होगा 45 और बटे कितना 6। C2 कितना है -15 और A1 कितना है 1 है। 1 मिनट मिस्टेक हो गया ना यहाँ पे 1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 15 दिया सॉरी 15 एकम कितना 15 प्लस 15। फिर से देख लीजिए C1 A2 आगे रहेगा C1 A2, C1 है कितना -7
और A2 है कितना 3, ठीक है, -7 और 3। फिर C2 A1 कितना है, C2 है -15 और A1 कितना है 1, तो -7 में 21 और माइनस माइनस प्लस 15 एकम 15 और बटे वाला तो वही रहेगा 6। अब -21 + 15 कितना आएगा, विपरीत चिन्ह है तो 6 5 11 यानी माइनस में 6 आएगा, माइनस में कितना आएगा 6 और बटे कितना 6, 6 से 6 कट जाएगा तो माइनस में कितना 1, यानी y बराबर कितना आ गया -1। y बराबर -1, x बराबर 4, चेक कर लेते हैं। अगर हम यहाँ x बराबर 4 रखें फिर -3 और गुणे y = -1 रखें फिर -7 करें तो देखते हैं कितना आता है। तो 4 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 एकम 3 और -7, 4 3 7, 7 में से 7 जाएगा 0, इसका मतलब 0 आ गया। तो x बराबर कितना 4 और y बराबर कितना -1, यह राइट आंसर है। ठीक है, तो आप आंसर लिख लीजिए। आंसर हो जाएगा x बराबर 4 और y बराबर -1। ठीक ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो 4 ऑप्शन थे एक्सरसाइज 3.5 का वो हमने सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको सॉल्यूशंस भी समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।